नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव वसी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एक बेहद बढ़िया मसले पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर लगातार लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि वकील हमको लगातार इस बात को फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये लॉ ऑफिसर्स क्या होते हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लॉ ऑफिसर्स की क्या कैटेगरी है, कैसे हम अपना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद या कुछ समय तक वकालत करने के बाद खुद लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी कौशिक साहब जुड़ गए हैं। केसी कौशिक साहब का मैं परिचय दे देता हूं। केसी कौशिक साहब सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 दशक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। तो एक बड़ा लंबा अनुभव कौशिक साहब के साथ। कौशिक साहब, जो हमारे हजारों की लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम कैसे लॉ ऑफिसर्स बने, उनकी क्या प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी। तो सबसे पहले तो इन लॉ ऑफिसर्स के बारे में अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करें तो जरा बताइए कि कौन कौन से पद के लिए जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक जिला न्यायालय में लॉ ऑफिसर अपॉइंट होने का सवाल है, वो 2 तरह से अपॉइंट होते हैं। एक होते हैं जिनको सीआरपीसी में प्रोविज़न है, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। वो आपका क्रिमिनल साइड में होता है। उनका क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन इनवाइट करती है और एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाती है। उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम दोनों मेंबर होते हैं, 1-2 मेंबर और रखते हैं। वो कमेटी उनका इंटरव्यू लेती है। उनका इंटरव्यू लेने के बाद वो उसकी रिकमेंडेशन भेजती है और जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर फिर अपॉइंटमेंट जारी करती है। ये तो क्रिमिनल साइड की बात है। क्रिमिनल साइड में जिनका अनुभव ज़्यादा है उनको जो स्टेट गवर्नमेंट से वो डीजीसी भी बनाती हैं, जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल क्रिमिनल। करेक्ट। ये तो है हमारे जो विधि अधिकारी जिनको हम बोलते हैं वो क्रिमिनल साइड के हो गए। अब आती है सिविल साइड की बात। सिविल साइड में जो होता है वो होते हैं डीजीसी सिविल कहलाते हैं। डीजीसी सिविल का अपॉइंटमेंट भी जो है वो जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और फिर वो एडिशनल डीजीसी सिविल भी बनाती है। ऐसी एक तीसरी प्रक्रिया है जिसमें डीजीसी रेवेन्यू भी होता है। जो डीजीसी रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू साइड के मैटर्स को डील करता है। तो कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो मतलब सरकारी वकील की तरफ जाना चाहेगा वो कब एलिजिबल हो जाएगा और उसकी किस तरह प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या अनुभव लेना पड़ता है? देखिए, जो बच्चा लॉ पास करके आता है, चाहे वो 3 ईयर्स है या 5 ईयर्स है, उसको प्रायर जो है 3 साल या 7 साल से पहले ये सुविधा उपलब्ध प्रायर नहीं होती है। लेकिन एक थर्ड चैनल है जिसका कम लोगों को मालूम है। मैं जब एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया था, मैंने लॉ मिनिस्ट्री में चेक किया तो इनका अपना एक कैडर है। अपना ये भी अपॉइंटमेंट करते हैं जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट करते हैं। जो ये स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट करते हैं उसमें प्राय ये 5 साल का अनुभव मांगते हैं और जो एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बनाते हैं उनको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जब मैं क्या नाम एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया था तब मैंने यूपी में बहुत अपॉइंटमेंट स्टेट कराए थे और जो स्टैंडिंग काउंसिल होता है उसको भारत सरकार 6,000 रुपये प्रति माह उसको स्टाइफंड देती है। आप उसको रिटर्नशिप मांग लीजिए, उसको स्टाइफंड मान लीजिए। फिर जो आप मुकदमा भारत सरकार के करते हैं उन मुकदमे में आपको अलग से जो शेड्यूल है उसके हिसाब से फीस मिलती है। मतलब पर केस अपीयरेंस पर केस अपीयरेंस है, जो शेड्यूल उनका है उसके हिसाब से मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं। एक अपॉइंटमेंट करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे मैंने आपको सिविल साइड, क्रिमिनल साइड है, रेवेन्यू साइड में है। और दूसरा चैनल है जो भारत सरकार करती है, वो भी अपॉइंटमेंट करती है, अपने स्टैंडिंग काउंसिल करते हैं। ठीक है। अब हम हाईकोर्ट की तरफ केसी कौशिक साहब अगर बढ़े तो हाईकोर्ट की क्या व्यवस्था है पूरे देश भर में? देखिए, जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट पहले अपना एडवोकेट जनरल अपॉइंट करती है और जब भी कोई क्या नाम है चीफ मिनिस्टर ओथ लेता है वो अपनी चॉइस का एडवोकेट जनरल बनाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है जो हमारे भारत के संविधान में प्रोवाइडेड किया हुआ है कि वो एक जो एडवोकेट जनरल होता है वही एक ऐसा व्यक्ति है विदाउट बीइंग दी एमएलए और एमएलसी वो विधानसभा में जा सकता है, विधान परिषद में जा सकता है, वो
वहाँ पे जो प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसमें वो पार्ट ले सकता है। ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाता है, उसमें रिकमेंडेशन करते हैं और रिकमेंडेशन के बाद वो गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भेजते हैं, तब वो गवर्नर उसका अपॉइंटमेंट साइन करता है, उसका नोटिफिकेशन हो तो बेसिकली उनकी अर्हता क्या होती होगी? ये बड़ा अनुभव होता है या गवर्नर किसी को भी चाहे या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसी को भी चाहे बना दे? नॉर्मली जो होता है इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। कहाँ पर? हाई कोर्ट में प्रैक्टिस? हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होने का। लेकिन ऐसे ऐसे केस भी देखने में आए हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर अपनी चॉइस का व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बनाता है, और हमने अपना जो हमारा 40 साल का अनुभव है ये भी कहता है कि चीफ मिनिस्टर को जब लगातार हाई कोर्ट से डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वो फिर किसी क्वालिफाइड आदमी को बनाते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी योगी सरकार की बात आई थी तो इस सरकार को करीब 3 महीने तक एडवोकेट जनरल ये नहीं बना पाए थे। अब बाद में इन्होंने फिर एक सुप्रीम कोर्ट से एक वकील साहब को लेके गए, उनको उन्होंने एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया। जो एडवोकेट जनरल होता है वो एक संवैधानिक पद है। अब आता है एडिशनल एडवोकेट जनरल। और एक सेकंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इनको कितना, क्या राज्यों के हिसाब से इनकी तनख्वाह तय होती है? किस तरह के इनको फैसिलिटीज तय? इनको देखिए, जहाँ तक एडवोकेट जनरल का है, एडवोकेट जनरल का पद जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है तो उनको सुविधाएं भी उस हिसाब से दी जाती हैं। उनको रिटेनरशिप दी जाती है, उनको बंगला दिया जाता है, उनको गाड़ी दी जाती है, उनको स्टाफ दिया जाता है, ये उस तरह से चलता है। ठीक है। अब जी आगे एडवोकेट जनरल के नीचे अब उनके साथ में अब होते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गए। कुछ सरकारें तो ऐसे, स्पेशली जैसे आपका पंजाब है, जैसे आपका हरियाणा है, वहाँ पे क्या है कि एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद वो बनाते हैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, फिर वो बनाते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, फिर वो बनाते हैं सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, फिर वो डिप्टी एडवोकेट जनरल, फिर वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। ये जितने लोग हैं, ये स्पेशली हरियाणा और पंजाब में, वो सब सैलरीड पर्सन हैं। उनको सरकार जो है तनख्वाह देती है। अब जैसे आप यूपी का एग्जाम्पल लेंगे या और स्टेट का एग्जाम्पल दे लेंगे, तो वहाँ पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं या डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, उनको वो रिटेनरशिप भी देते हैं और साथ में जो मुकदमा वो करते हैं उसकी फीस भी देते हैं। तो ये रिटेनरशिप कितनी होती होगी? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितना? देखिए जहाँ तक रिटेनरशिप एडिशनल एडवोकेट जनरल है, नॉर्मली 1 लाख से कम कहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। 1 लाख मिनिमम होती है। और आहर्ता क्या होगी इसकी भी? उनकी आहर्ता जो है ना, एक यदि मैं देसी भाषा में कहूँ, पिया वही जो दुल्हन भाई। होता क्या है कि ये बेसिकली पहले होता था, पहले मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट होते थे, लेकिन पिछले करीब 15 साल से हम ये लगातार ये देखते आ रहे हैं कि मेरिट एक तरफ रखी जाती है। यदि आपका पॉलिटिकल पुश है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में आसानी हो जाती है। ये जो अपॉइंटमेंट होता है इनका क्या होता है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है, कंसर्न लॉ मिनिस्ट्री, उसका फाइल का प्रपोजल बनाती है। वो प्रपोजल लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, लॉ मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर के पास जाता है। जब चीफ मिनिस्टर उस फाइल पे साइन कर देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। लेकिन तब भी कौशिक साहब, कोई मिनिमम आहर्ता तो होगी AAG को बनाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि वो जस्टिस ठाकुर ने ये पंजाब और हरियाणा का केस टेकअप किया था। उसमें उन्होंने निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस इशू की थी, लेकिन वो गाइडलाइंस भी बाय एंड लार्ज फॉलो नहीं हो पा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसा जो ये दुर्भाग्य है जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए कि अब जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, मेरिट्स के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम लोग कौशिक साहब बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या व्यवस्था है? आपने राज्य के हिसाब से बता दी, जिले के हिसाब से बता दी, सुप्रीम कोर्ट की क्या व्यवस्था है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो वो सबसे पहला अपना अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट करते हैं।
जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया सिर्फ एक पोस्ट है, वो आपकी एक से ज़्यादा नहीं होती, वो भी संवैधानिक पद है। और उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अल्टीमेटली अप्रूवल जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाता है, फिर जो कंसर्न लॉ मिनिस्ट्री है उसका नोटिफिकेशन इशू कर देती है। दूसरा संवैधानिक पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पे वर्ड है फॉर इंडिया, और ये है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी संवैधानिक पद है, ये भी उसी प्रोसीजर से होता है। इसको भी नॉर्मली क्या होता है कि उसमें जो संविधान में प्रोवाइड किया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर उसको बनाया जाएगा जिसकी जो योग्यता है एक हाई कोर्ट जज बनने के लिए होती है, वही योग्यता एडवोकेट जनरल के लिए है, वही योग्यता सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के लिए है, वही योग्यता मिनिमम जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए है। ये सारे संवैधानिक पद हैं। अब एक पद होता है एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया जो है वो भी अपॉइंटमेंट होता है। उसका क्या होता है, पहले प्रपोजल लॉ मिनिस्ट्री बनाती है, लॉ मिनिस्ट्री बनाने के बाद वो कैबिनेट कमेटी में जाता है। कैबिनेट कमेटी में नॉर्मली क्या होता है, वो लॉ मिनिस्टर होता है, वो आपका होम मिनिस्टर होता है, और जो डीओपीटी का जो मिनिस्टर है वो होता है। ये कैबिनेट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट होती है। ये कमेटी उसको अप्रूव करती है। जब ये कमेटी अप्रूव करने के बाद रिकमेंड करती है तो फाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाती है। प्राइम मिनिस्टर उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। जब वो हस्ताक्षर होता है तो उसी सिस्टम से वो वापस आ जाती है। फिर वो लॉ मिनिस्ट्री उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो इशू करती है। वो नोटिफिकेशन भारत का जो गजट ऑफ इंडिया में उसमें वो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन उसमें गजट होता है। ठीक है। इसके अलावा भी कोई क्या सरकारी पोस्ट होती है या लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं इन सब के इतर भेजा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ एजेंसी है भारत सरकार की। भारत सरकार की जो लॉ एजेंसी है उसमें वो करीब 8 या 9 जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम लेती है। जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको जब यूपीएससी के थ्रू वो अपॉइंटमेंट होते हैं, यूपीएससी उसको एडवर्टाइज करती है। उस एडवर्टाइजमेंट में के अगेंस्ट आप अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड होता है। इंटरव्यू बोर्ड होने के बाद उसका जो मेरिट पे आता है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। लॉ मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है वो उनका अपॉइंटमेंट जारी कर देती है। उनको वही सब सैलरी मिलती है जो भारत सरकार के एम्प्लॉय को होती है। नॉर्मली वो लोग जो है जो असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट होता है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल का होता है। जो डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट होता है वो आपका डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर रैंक का होता है। जो सीनियर एडवोकेट होता है, सीनियर गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है। और मतलब वो लेवल का मतलब उसकी जितनी पर्क्स हैं, एम्यूनरेशन है, वो सब कुछ वही सब उसको मिले, मोरलेस उनको वही स्टेटस मिलता है। वही स्टेटस इन द सेंस कि उनको सैलरी भी करीब एट पार वही मिलती है जो इनको मिलती है। ठीक है। तो राज्यों के ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बता दी, क्या राज्य नहीं और अभी इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ और है, वो ये है कि वो अपने पैनल लॉयर बनाते हैं। पैनल लॉयर जो है वो 3 कैटेगरी के नॉर्मली बनाती है भारत सरकार। एक बी कैटेगरी, एक सी कैटेगरी, एक ए कैटेगरी। नॉर्मली जो सी कैटेगरी होती है उनका काम होता है ड्राफ्टिंग का। जो बी कैटेगरी होते हैं उनका काम होता है वो ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड सीनियर को असिस्ट भी कर सकते हैं। तीसरी होती है ग्रुप ए। ग्रुप ए में नॉर्मली क्या होता है कि या तो डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं या वो व्यक्ति होते हैं जिनको 10 साल से कैसे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं एक्साइज का एक्सपर्ट हूँ या इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो मेरे को ग्रुप ए काउंसिल विदाउट बीइंग डेजिग्नेटेड ए सीनियर एडवोकेट वो भी मेरे को पैनल पे रख सकते हैं। और नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग अपेयर होते हैं तो ये होता है कि यदि कोई लॉ ऑफिसर रखा है, हायरार्की में वो क्या करते हैं,
डिपेंड करता है कि मैटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो भारत सरकार उसमें क्या करती है, एक लॉ ऑफिसर रखती है, एक उसके साथ सीनियर एडवोकेट रखती है, उसके नीचे वो बी कैटेगरी भी रख सकते हैं, ए कैटेगरी का भी रख सकते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए रखते हैं। यदि बैच मैटर है तो बैच मैटर में वो ज़्यादा भी वकील रख लेते हैं, जो बी कैटेगरी के और ए कैटेगरी के। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट, ये जो सीनियर डेजिग्नेट होता है किसी भी राज्यों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या अर्हता होती है? देखिए, हमारा जो एडवोकेट एक्ट 1961 है जी, उसमें 2 कैटेगरी हैं जी। एक कैटेगरी है एडवोकेट। जब आप 3 साल या 5 साल की एजुकेशन करके आ जाते हैं तो आपको रेस्पेक्टिव जहां वकालत करना चाहते हैं वहां उस बार काउंसिल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है जी। आप रजिस्ट्रेशन एक बार आप करा लेते हैं तो उसके बाद आप एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें अब कैच ये है, पहले तो ऐसे डायरेक्ट आप वकालत कर सकते थे। अब क्या है कि BCI ने एक रिटन एग्जाम कर रखा है। आपको एडवोकेट बनने के बाद जब तक आप वो एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक टेक्निकली ना तो आप बैंड लगा सकते हैं और ना ही आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकालत आपको करने आए तो पहले आपको 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉयर। उसके बाद आपको जो AOR ऑलरेडी है, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके साथ में आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। वो ट्रेनिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक एग्ज़ाम देती है, उस एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है। जब आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद फाइलिंग का काम सिर्फ आप कर सकते हैं। यदि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप फाइलिंग का काम कोई नहीं कर सकते। आप सीनियर को असिस्ट कर सकते हैं। जो सीनियर डेजिग्नेट होता है वो या तो हाई कोर्ट्स करती हैं या सुप्रीम कोर्ट करती है। इसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है आपको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का। अब सीनियर एडवोकेट नॉर्मली जो डेजिग्नेट होते हैं वो 10 साल की उनकी वकालत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं। उस गाइडलाइंस के मातहत जो है साल में 2 बार हाई कोर्ट्सों को और सुप्रीम कोर्ट को उसमें एप्लीकेशन इन्वाइट करनी है। एप्लीकेशन स्क्रूटनी करने के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से उनको सीनियर डेजिग्नेट करते हैं। इंदिरा जयसिंह का वो केस था जो उन्होंने लगाया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ करके निकल चुके हैं या 2-4 साल से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, वो निश्चित रूप से कौशिक सर की अगर उन्होंने बात समझी है तो किस तरह से आप सरकार के लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, ये उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई। फिर भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं मिला, लगातार इस वीडियो के नीचे एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। आप केसी कौशिक साहब से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।